तुर्की के किसी गांव में दो गरीब मोची रहा करते थे। वो दोनों अपनी गुजर बसर के लिए बहुत मेहनत मुशक्कत से काम करते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन भी थी जिसकी पैदावार उनके लिए काफी हो जाती। इत्तेफाक से गांव में एक नया मोची आ गया और गांव के सभी लोग उसी से अपने जूते मरम्मत करवाने लगे। उस साल बारिश और सर्दी की वजह से जौ की फसल खराब हो गई। यहाँ तक कि दोनों भाइयों का गुजारा करना मुश्किल हो गया। दोनों भाइयों की झोंपड़ी गांव से बाहर थी और उससे आगे जंगल था। सख्त बर्फबारी की वजह से दरख्तों पर बर्फ जम चुकी थी। उनकी झोंपड़ी के बाहर एक दरख्त गिर पड़ा था। दोनों भाइयों ने दरख्त को काटा और उसकी लकड़ी की आग जलाई। फिर वो दरख्त के खोखले तने को उठाकर झोंपड़ी में ले गए और उस पर बैठकर आग तापने लगे। उसके साथ ही उन्हें एक कोयल के कूकने की आवाज सुनाई दी और उसी वक्त एक कोयल दरख्त के उस खोखले तने से निकलकर सामने जाकर मेज पर बैठ गई। दोनों भाई उस कोयल को देखकर बहुत हैरान हुए, लेकिन उस वक्त उन्हें और ज्यादा हैरानी हुई जब कोयल ने इंसानी जुबान में उनसे कहा, ये कौन सा मौसम है? शाकिर ने कहा, ये सर्दी का मौसम है और बर्फबारी हो रही है। कोयल बोली, ओह, आग की तपिश की वजह से मैं समझी कि गर्मी का मौसम आ गया है। वैसे भी तुमने मेरा घर और घोंसला खराब तो कर ही दिया है, इसलिए गर्मियों के आने तक तुम लोग मुझे अपने पास ही रखो और मेरे लिए इस खोखले दरख्त का तना ही काफी है। जब गर्मियों का मौसम आएगा तो मैं अपने सफर पर रवाना हो जाऊंगी और वापसी पर तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा जरूर लाऊंगी जिससे तुम्हारी मुसीबतें कम हो जाएंगी। शाकिर बोला, मैं तुम्हारे लिए एक घोंसला बना देता हूँ। तुम शौक से हमारे साथ रह सकती हो और गर्मियों के आने तक तुम आराम से वहाँ रहो। तुम्हें भूख भी लग रही होगी, इसलिए मैं अपने हिस्से की आधी रोटी तुम्हें देता हूँ। कोयल ने रोटी खाई और पानी पिया और फिर शाकिर के बनाए गए घोंसले में जाकर सो गई। एक दिन वो सुबह सवेरे कोयल के कूकू करने से बेदार हो गए। उनके सामने वाली खिड़की में कोयल बैठी हुई थी और बाहर के आने का इंतजार कर रही थी। उसने कहा कि अब मैं दुनिया के सफर पर जा रही हूँ ताकि बाहर के आने की खबर हर जगह पहुँचा दूँ। अब तुम मुझे बताओ कि वापसी पर तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं। लालच से फजलू की आंखें चमकने लगी। वो बोला कि तुमने दुनिया का कोना कोना देखा हुआ है, तुम मेरे लिए कोई बड़ा सा हीरा या कीमती मोती ले आओ ताकि हमारी मुसीबतों का दौर खत्म हो जाए। कोयल बोली कि मुझे हीरे मोतियों का तो पता नहीं, ये चट्टानों में छुपे होते हैं और मोती समंदर की तहों में होते हैं, इसलिए उनका निकालना मेरे बस में नहीं है। यहाँ से बहुत दूर एक कुआं है जिसके किनारे पर दो दरख्त खड़े हैं। उनमें से एक दरख्त सुनहरी दरख्त कहलवाता है क्योंकि उसके पत्ते सोने के हैं और दूसरा पत्ता जैतून का है जो हमेशा हरा भरा रहता है। उसके बारे में मशहूर है कि जो कोई भी उस दरख्त के पत्तों को अपने पास रखेगा वो इल्म दानिश का मालिक होगा। उसका दिल हर वक्त मुत्तमईन रहेगा। अगर वो किसी झोंपड़ी में रहता है तो उसका दिल महल में रहने वालों की निस्बत अपने आप को खुशनसीब समझेगा। शाकिर बोला, प्यारी कोयल, तू मुझे जैतून का पत्ता लाकर देना। फजलू बोला, तुम बिल्कुल अहमक हो, तुमने सोने का पत्ता क्यों न मांगा? प्यारी कोयल, तुम मुझे सोने का पत्ता लाकर देना। कोयल ने उन्हें अल्लाह हाफिज कहा और खुली हुई खिड़की से हवा में उड़ गई। वो मैदानों और चरागाहों के ऊपर से उड़ती हुई चली जा रही थी। वो चीख चीख कर बाहर के आने की खबर सुना रही थी। वो साल दोनों भाइयों ने बहुत तंगी से गुजारा। लोगों ने उनसे जूते बनवाना बंद कर दिए और उस साल उनकी बाजरे की फसल भी थोड़ी सी हुई थी। साल होते होते उनकी हालत बहुत खराब हो गई और हालत फाका कशी तक जा पहुंची। बाहर का मौसम शुरू हुआ तो किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी और कोयल की आवाज सुनाई दी, मेरे दोस्तों, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाई हूँ। शाकिर ने जल्दी से दरवाजा खोला। कोयल झोंपड़ी में दाखिल हुई। उसकी चोंच में दो पत्ते थे, एक बड़ा सा सोने का पत्ता और दूसरा जैतून का। कोयल ने सोने का पत्ता फजलू को और जैतून का पत्ता शाकिर को दिया और कहने लगी कि दुनिया के आखिरी सिरे से मैं तुम्हारे लिए ये पत्ते लाई हूँ, मुझे जल्दी से कुछ खाने के लिए दो। मुझे अभी शमाली मुल्कों में जाना है ताकि मैं वहाँ भी बाहर के आने की खुशखबरी सुना दूं। शाकिर ने अपने हिस्से की रोटी उस कोयल के आगे डाल दी। कोयल रोटी खाने लगी। फजलू शाकिर को अपना सोने का पत्ता दिखाकर कहने लगा, तुमने मेरी अक्लमंदी देखी? कोयल शाकिर से बोली, अगर तुम भी अपने लिए सोने का पत्ता मंगवाना चाहते हो तो मुझे बता दो, अगले साल मैं तुम्हारे लिए भी सोने का पत्ता ला दूंगी। शाकिर ने जवाब दिया, तुम मेरे लिए जैतून का पत्ता ही लाना। फजलू बोला, तुम मेरे लिए सोने का पत्ता लाना। उसके बाद कोयल दोबारा अपने सफर पर रवाना हो गई। फजलू अपने दांत पीसकर बोला, तुमने अमीर होने का सुनहरी मौका गवा दिया। जैतून के पत्तों से आखिर तुम्हें क्या फायदा पहुँचेगा?
फजलू उसे जली सड़ी सुनाता रहा, लेकिन शाकिर हर बार ही उसे हंसकर कहता कि भाई, कनात से बढ़कर कोई दौलत नहीं, दौलत तो आनी जानी चीज है। फजलू गुस्सा होकर बोला कि तुम मेरे जैसे समझदार और अक्लमंद आदमी के साथ रहने के काबिल नहीं हो। ये कहकर उसने सुनहरी पत्ता उठाया और झोपड़ी से बाहर चला गया। गांव वालों में से जिसने शाकिर की बेवकूफ़ी सुनी वो हंसे बगैर ना रह सके। सब गांव वालों ने फजलू की अक्लमंदी की तारीफ की। अब वो फजलू नहीं रहा था, बल्कि गांव का फजलू साहब कहलाने लगा था। अब गांव के सभी लोग इज्जत और एहतराम से उसका नाम लेने लगे थे और गांव के बड़े बड़े चौधरी भी अपने जूते मरम्मत करवाने के लिए उसके पास भेजते थे। कुछ ही रोज में फजलू ने शादी भी कर ली। शादी में गांव के सभी लोग शामिल थे, लेकिन शाकिर को पैगाम नहीं दिया गया था, क्योंकि फजलू के ख्याल के मुताबिक वो गरीब और नाकारा था और खानदान के नाम पर धब्बा। अब फजल खान बड़ी ऐशो आराम के साथ जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन अजीब बात थी, वो और उसकी बीवी हमेशा ही नाखुश रहते थे। अखराजात के नाम पर फजलू सोने के पत्ते को तोड़ तोड़ कर फरोख्त करता रहा। आखिर एक दिन सोने का आखिरी टुकड़ा भी बिक गया। अब फजल खान पहले की तरह मुफलिस हो चुका था। अगले साल जब फिर से मौसम बहार आया तो कोयल फिर उनके पास आई। फजलू और उसकी बीवी ने खूब कोयल की खातिर मदारत की। वो उसके लिए बहुत सी चीजें लेकर आए, लेकिन कोयल ने उनकी तरफ कोई तवज्जो न दी। वो कहने लगी कि मैं गरीब शाकिर के घर की रूखी सूखी रोटी खाना पसंद करती हूँ। इसी तरह न जाने कितने साल गुजर गए। फजलू सोने के पत्ते लेता रहा और शाकिर जैतून के पत्तों पर कनात करता रहा। एक दिन उस मुल्क का बादशाह शिकार खेलते खेलते वहाँ पर आ निकला। वो बहुत परेशान और उदास रहता था। उसका बेटा नजीरुद्दीन हमेशा नाफरमानी करता रहता था और वजीर उसके खिलाफ शिकायतें करते रहते थे। शुमाली इलाके में बगावत हो चुकी थी और मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई थी। इन बातों ने बादशाह का सुकून और चैन बर्बाद कर दिया था। अचानक बादशाह की नजर शाकिर पर पड़ी। वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे से लगता था कि वो कई दिनों से भूखा है, लेकिन फिर भी वो बहुत मुत्तमीन और खुश नजर आता था। बादशाह को ये देखकर बहुत हैरानी हुई। शाकिर ने कहा कि बादशाह सलामत, कनात ही सबसे बड़ी दौलत है। जिसे कनात की दौलत मुयस्सर है उसे ना कोई परेशानी है और ना कोई गम। बादशाह को शाकिर की बातें बहुत पसंद आई और वो काफी देर तक उसके पास रहा। उस वक़्त तक बादशाह के जहन से सारी परेशानियां जाती रहीं। बादशाह का शाकिर के पास आने और उसकी वजह से उसकी परेशानी दूर हो जाने की बात दूर दूर तक फैल गई। लोग अपनी अपनी परेशानियां और फिक्र लेकर शाकिर के पास आते और वो उनकी परेशानियों के हल बता देता। फिर लोग खुशी खुशी अपने घरों को चले जाते। अमीर लोग उसे दौलत देते और गरीब लोग उसे ढेरों दुआएं देते। अब शाकिर भी अच्छी खासी जिंदगी गुजारने लगा था। एक दिन बादशाह ने शाकिर को अपने पास बुलाने के लिए एक सिपाही को भेजा। सिपाही उसकी झोंपड़ी पर पहुंचा और बादशाह का हुक्मनामा दिखाकर बोला, बादशाह सलामत ने तुम्हें याद फरमाया है। शाकिर कहने लगा कि कल बहार का पहला दिन है और सूरज निकलने से पहले मैं कल कहीं नहीं जा सकता। सिपाही शाकिर की झोंपड़ी के पास ही ठहरा रहा। अगले दिन कोयल आई और उसने जैतून का पत्ता शाकिर के हाथ में थमा दिया। शाकिर ने कोयल से कहा कि प्यारी कोयल, बादशाह ने मुझे महल में तलब फरमाया है, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए महल में आया करोगी? कोयल बोली कि ऊंचे ऊंचे महल हकीकत में ये कैद खाने होते हैं। यहाँ नफरत, अदावत, लालच और आपस के झगड़े हैं। मैं तुमसे मिलने के लिए वहाँ ना आ सकूंगी। तुम इन जैतून के पत्तों की हिफाजत करना और अपने से कभी जुदा न करना। कोयल ने रोटी का टुकड़ा खाया और बोली, अब तुम मुझे इजाजत दो, अल्लाह हाफिज। शाकिर को कोयल की जुदाई से बहुत रंज हुआ और उसने जैतून के पत्ते चमड़े के कुर्ते के अंदर सिए। फिर वो ये कुर्ता पहनकर सिपाही के साथ बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गया। जब शाकिर महल में दाखिल हुआ तो सारे दरबारी उसे देखकर आपस में चैमगोइयां करने लगे कि आखिर बादशाह ने इस मामूली से आदमी में क्या बात देखी है जो उसे महल में बुला लिया। जब बादशाह के वजीरों ने मोची से बात की तो उसके जौहर खुलने लगे। शहजादे, अमीर और दरबारी जिसने शाकिर से बातें की उनके दिल का बोझ हल्का हो गया। दरबार में ऐसी तब्दीली आई जो पहले कभी नहीं आई थी। लोग आपस की रंजिशें भूल गए। उनके दिलों के हसद, रकबत और नफरतें दूर हो गए। बादशाह ने शाकिर के लिए एक कमरा मुंतखब कर दिया और बादशाह के तख्त के पास शाकिर की एक कुर्सी रख दी गई। वजीरों ने शाकिर की खिदमत के लिए उसके सामने बहुत से तोहफे पेश किए। वैसे तो बहुत से दरबारियों ने उसे बहुत से कीमती कुर्ते भी दिए, लेकिन मोची ने वो अपना चमड़े का कुर्ता पहनना ना छोड़ा। महल के सभी लोगों ने इस बात को बहुत नापसंद किया। बादशाह ने कहा कि तुम ये कुर्ता किसी फकीर को क्यों नहीं दे देते। शाकिर ने बादशाह से कहा कि अली जा,
महल में दाखिल होने से पहले मेरे पास यही लिबास था और ये कुर्ता पहनने से मेरे अंदर तकब्बुर और गरूर पैदा नहीं होता। बादशाह को शाकिर का ये जवाब बहुत पसंद आया और उसने महल में ऐलान किया कि आज के बाद कोई भी शाकिर को उसके कुर्ते के मुतालिक कोई कुछ नहीं कहेगा। अगले साल कोयल फिर आई और अब की बार वो फजल खान के लिए सोने के 2 पत्ते लाई, क्योंकि शाकिर के लिए जैतून का पत्ता लाने की जरूरत नहीं रही थी। फजल खान ने सोने का 1 पत्ता फजूल खर्चियों में खत्म कर डाला। उसकी बीवी ने कहा कि आखिर हम कब तक तंगी की जिंदगी बसर करते रहेंगे? तुम्हारा भाई शाकिर कैसे शाहाना जिंदगी बसर कर रहा है। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी अपना बोरी बिस्तरा समेटो और महल का रुख करो, वो तुम्हें कहीं न कहीं जगह दे देगा। फजल खान ने अपना सामान लपेटा और सोने का पत्ता भी सामान में संभाल कर रख लिया और फिर वो दोनों सफर के लिए रवाना हो गए। वो काफी देर चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गए। वो दोनों बिल्कुल थक चुके थे। फजल खान की बीवी बोली, तुम तो बिल्कुल अकल से पैदल हो, तुमने सफर के लिए किसी सवारी का इंतजाम क्यों न किया? आखिर ये सोना हमारे किस दिन काम आएगा? फजल खान ने रुमाल खोलकर सोने का वो पत्ता देखा। एक चालाक बुढ़िया बहुत देर से उनका पीछा कर रही थी। वो एक दरख्त के पीछे छुपी हुई थी। उसने उनकी सब बातें सुन ली और फिर पत्ते की झलक भी देख ली। वो दरख्त के पीछे से निकली और चापलूसी के साथ बोली, आले कदर नवाब साहिब और मोहतरमा बानो साहिबा, कनीज का सलाम कबूल फरमाइए। फजल की बीवी ने कहा कि तुमने कैसे जाना कि हम नवाब हैं? बूढ़ी बोली, आले कदर, आपकी शक्ल ही से ये अंदाजा हो जाता है कि आप खानदानी नवाब हैं। जनाब, क्या आप मुझे अपनी मेजबानी की इज्जत बख्शेंगे? बूढ़ी ने उनकी ऐसी खुशामद की कि दोनों उसके फरेब में आ गए। वो दोनों भूखे प्यासे तो थे ही और उन्होंने बूढ़ी औरत की दावत कबूल कर ली। बुढ़िया ने अपनी थैली खोली और कहा, जनाब, आपने आज तक बहुत आला आला किस्म के खाने खाए होंगे, लेकिन आज मेरा ये सादा सा खाना भी खाएं। सरकार, मक्खन की लगी हुई रोटी और आम का अचार हाजिर है। फजल खान और उसकी बीवी ने पेट भरकर खाना खाया। फिर बुढ़िया ने उनके सामने शरबत पेश किया। उसमें कोई नशा आवर चीज छुपी हुई थी। उसे पीते ही दोनों की आंखें बंद होने लगी। जल्द ही वो नवाबी के ख्वाबों में पहुंच गए और नवाबों के ख्वाब देखने लगे। बुढ़िया के 2 बेटे टूटू और गोली थे। वो बुढ़िया के साथ ही रहते थे। फजल और उसकी बीवी सो गए तो बुढ़िया ने चीख कर कहा, ए अहमको, कहाँ मर गए? बुढ़िया ने कहा, अब मेरा मुंह क्या देखते हो? जल्दी से सामान समेटो और यहाँ से चलते बनो। फिर वो टूटू से कहने लगी, आज तुम्हारी क्या कार गुजार रही? तुमने कुछ माल उड़ाया या यूं ही चले आए? टूटू ने कहा कि अम्मा, आज जब मैं महल के करीब से गुजर रहा था तो किसी ने एक चमड़े का कुर्ता ऊपर से फेंका। ये कुर्ता है तो बेकार, लेकिन मैं इसे आपके हुक्म की तामील करने के लिए ले आया हूँ। ये कहकर उसने कुर्ता बुढ़िया की जानिब फेंका और बुढ़िया तेवरी चढ़ाकर बोली, अरे अहमक, ये कुर्ता मेरे किस काम का है? ये कहकर बुढ़िया ने वो कुर्ता फजल के ऊपर डाल दिया। बुढ़िया ने वो सब सामान समेटा और फिर वो हंसते हुए तीनों वहाँ से चल दिए। बहुत देर बाद फजल और उसकी बीवी की आंख खुली। उन्हें ये देखकर बहुत दुख हुआ कि उनका सब सामान चोरी हो चुका है। ये देखकर फजल खान की बीवी जोर जोर से चीखें मार मार कर रोने लगी और शाम के वक्त अच्छी खासी सर्दी हो गई। फजल खान ने चमड़े का वो कुर्ता पहन लिया जो उसके करीब ही पड़ा हुआ था। जैसे ही उसने अपने बदन पर वो कुर्ता डाला तो उसके जिस्म में एक अजीब सी कैफियत तारी हुई। वो रोने धोने की बजाय हंसने और मुस्कुराने लगा। उसकी बीवी से भी ये रंजो मलाल जाता रहा। उन्होंने जंगल में एक घर बनाया और फजल खान एक घोंसले से अंडे निकाल लाया। उसकी बीवी ने उन्हें भूना और दोनों खा पी कर एक फूस के ढेर पर लेट गए और सो गए। उन्होंने अपने घर को बड़ा कर लिया और वो जंगल में रहने लगे। वो परिंदों के अंडों और फलों पर ही अपना गुजारा करते रहे। उनके दिल से महल जाने का ख्वाब जाता रहा। और इधर शाकिर की सुनिए, जब सुबह के वक्त उसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि उसका कुर्ता गुम हो चुका है। उसने नौकरों से पूछा मगर किसी ने कोई जवाब ना दिया। उसने महल का कोना कोना छान मारा लेकिन उसके कुर्ते का कुछ पता ना चला। उसके बाद उसकी हालत अपने पुराने वक्त की तरह आ गई। वजीर एक दूसरे से हसद करने लगे और आपस में लड़ने झगड़ने लगे। बादशाह की भी परेशानी बढ़ गई। शाकिर की सब सलाहियतें उसके कुर्ते के साथ थी। जब वो कुर्ता ना रहा तो उसकी सलाहियतें भी जाती रही। यूं लगता था कि जैसे उसका जहन बिल्कुल नाकारा हो चुका है। और दरबार में भी चमगोइयां होने लगी कि इस दरबार में मोची का क्या काम। बादशाह ने तहकीकात का हुक्म दे दिया कि ये मोची यहाँ तक कैसे आया और इसे ये दर्जा किसने दे दिया। तहकीकात के बाद ये बात सामने आई कि मोची खामखा ही महल में ठहरा हुआ है। बादशाह ने हुक्म सुनाया
कि मोची को महल से निकाल दिया जाए और उसकी हर एक चीज जब्त कर ली जाए। फरमान जारी हुआ और एक नौकर सामान जब्त करने के लिए उसके कमरे में दाखिल हुआ और कीमती चीजों पर कब्जा करने लगा। शाकिर खिड़की से बाहर भाग निकला। उसे भागता हुआ देखकर एक राहगीर बोला, आज सुबह ही यहाँ से एक कुर्ता बाहर आकर गिरा था और अब उस कुर्ते का मालिक खिड़की से कूद रहा है। शाकिर ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और मिन्नत समाजत से कहने लगा, क्या तुम बता सकते हो कि इस वक्त वो कुर्ता किसके पास है? राहगीर बोला कि एक लड़का वो कुर्ता उठाकर जंगल की तरफ भाग गया था। शाकिर बोला, अगर तुम मुझे उस लड़के के पास ले चलो तो मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगा। राहगीर बोला, तुम इस रास्ते पर चलते रहो, जहाँ ये रास्ता खत्म हो जाए वहाँ पर एक घर है, शायद तुम्हें अपने कुर्ते के मुताबिक कोई मालूमात मिल जाए। शाकिर ने अपना बटवा उस राहगीर के हवाले किया और राहगीर के बताए गए रास्ते पर चलने लगा। वो जंगल में दाखिल हो गया और रात का अंधेरा फैल गया। दूर कहीं एक आग जल रही थी। वो उस आग की सिमत चलता रहा। आखिर काफी देर बाद वो एक घर के पास पहुंचा। मकान का दरवाजा कुछ कदर खुला था। उसने अंदर झांक कर देखा तो मकान के अंदर उसका भाई फजल खान यानी फजलू सो रहा था। उसके सरहाने उसी का कुर्ता रखा हुआ था और उसके पास एक औरत बैठी हुई थी। शाकिर समझ गया कि ये औरत इसकी बीवी है। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और अदब के साथ मकान में दाखिल हो गया और धीमी आवाज में सलाम किया। शाकिर की भाभी ने उसे नहीं पहचाना और उसकी बहुत इज्जत मदामत की। उसने शाकिर से कहा कि भाई साहब, धीमी आवाज में गुफ्तगू कीजिए, मेरे शौहर अभी सोए हैं। शाकिर ने कहा कि बीबी, मैं रास्ते से भटक कर यहाँ पर आया हूँ, मैं दरअसल महल का मुलाजिम हूँ। औरत ने कहा, अच्छा, ये तो बताइए कि महल का क्या हाल है? बहुत दिन पहले मैं भी महल जाने के ख्वाब देखा करती थी, लेकिन अब अपने इस अहमकाना ख्याल पर हंसती हूँ। शाकिर ने पूछा कि आप महल में क्यों जाना चाहती थी? औरत ने जवाब दिया कि मेरे शौहर के भाई दरबार में मुलाजिम हैं। हम भी अपनी किस्मत आजमाने चले थे, लेकिन रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने हमें नशा पिला दिया और हमारा सब कुछ माल लूटकर यहाँ से चलती बनी और जाते वक्त ये पुराना सा कुर्ता यहाँ पर फेंक गई। शाकिर ने अपना कीमती कुर्ता उतार कर रख दिया और कहने लगा, बीबी, मुझे लगता है कि आपका शौहर इस पुराने कुर्ते की बजाय इस नए कुर्ते को ज्यादा पसंद करेगा। औरत ने अपने शौहर को झंझोड़कर बेदार कर दिया और कहने लगी, देखो मैंने कैसा उम्दा सौदा किया है। फजल ने अपनी आंखें खोलकर देखा। उसके सामने उसका भाई शाकिर खड़ा मुस्कुरा रहा था। फजल ने आगे बढ़कर अपने भाई को गले लगाया और कहने लगा, भाई, तुम ठीक तो हो? तुमने दरबार में क्या कुछ तरक्की देखी और क्या कुछ पाया? शाकिर बोला कि भाई, दरबार का अरूज भी देखा और जवाल भी। सच पूछो तो मेरा इन बातों से दिल भर चुका है। अब तो दिल चाहता है कि अपनी झोंपड़ी में सुकून और आराम से रहूं। फजल और उसकी बीवी भी उसके साथ चलने पर राजी हो गए और दोनों भाइयों ने एक बार फिर से अपना काम संभाल लिया। और मौसम बहार शुरू होते ही कोयल अब भी उनके पास आती और उन दोनों भाइयों के लिए ही जैतून के पत्ते लाती। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।